तो सोनाली, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में अब कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। दिल्ली में अब आपकी जमीन, मकान, फ्लैट या फिर दुकान की पहचान सिर्फ कागजी दस्तावेजों से नहीं होगी, बल्कि हर प्रॉपर्टी की अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी भी होगी। अब ऐसे में अभी तक जैसे आपकी डिजिटल आइडेंटिटी होती है ना, तो वैसे ही अब आपकी प्रॉपर्टी की भी डिजिटल आइडेंटिटी होने वाली है। बिल्कुल बसंत, दिल्ली सरकार दिल्ली लैंड रिकॉर्ड्स बिल 2026 लाने जा रही है। इस बिल के लागू होने के बाद राजधानी की हर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अन्य प्रॉपर्टी का सर्वे होगा और उसका पूरा का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जाएगा। और इसके बाद हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, जिसमें उससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी ऑनलाइन होगी। जिस तरीके से हमारी बात करें तो जैसे हमारा आधार कार्ड है, उसी के तर्ज पर ये काम अब किया जा रहा है और हर एक प्रॉपर्टी को एक यूनिक आईडी जो है वो दी जाएगी। अब ऐसे में आखिर सरकार ये नया सिस्टम क्यों ला रही है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इससे लोगों को फायदा क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है? क्योंकि अगर लोगों को फायदा नहीं हुआ तो भाई सरकार की तरफ से कोई नियम कानून बनाने का फायदा क्या? तो आपकी प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या बदलने वाला है वो हम आपको बताते हैं कि क्यों ये नई व्यवस्था लाई जा रही है। एक्चुअली क्या है ना कि राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोई नई बात नहीं है। प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट लगातार चलते रहते हैं। अब कई लोगों के पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, कई जगह रिकॉर्ड्स पूरे नहीं मिल पाते हैं और कई जगह ऐसी हैं जहां पर रजिस्ट्री वगैरह की दिक्कतें दिल्ली में बहुत ज्यादा होते हैं, इससे डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है। तो कई मामलों में ओनरशिप साबित करने में सालों लग जाते हैं ओनर को खुद अपनी प्रॉपर्टी को लेकर। बिल्कुल, प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग, बैंक लोन, इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकारी, बिल्डिंग मैप अप्रूवल और कोर्ट केसेस में भी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। और इन्हीं दिक्कतों को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार अब दिल्ली लैंड रिकॉर्ड्स बिल 2026 ला रही है और इसके तहत पूरी दिल्ली का डिजिटल सर्वे होगा और हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हर व्यक्ति का, जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, हर व्यक्ति का जिस तरीके से आधार कार्ड बनता है, आधार नंबर होता है, उसी तरीके से सर्वे कैसे होगा? सरकार अब इस पूरे काम में ड्रोन सर्वे, डिजिटल मैपिंग और साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करने वाली है। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि हर मकान, फ्लैट, दुकान, ऑफिस, कमर्शियल बिल्डिंग्स का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जाएगा। और इतना ही नहीं, और जो बिल्डिंग्स हैं उनके हर फ्लोर की भी अलग अलग मैपिंग होगी, यानी किसी फ्लोर पर अब कौन है, किसके नाम का कितना हिस्सा है और बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर आखिर क्या है, ये सारी जानकारी जो है वो डिजिटल डेटाबेस में स्टोर होगी। बिल्कुल बसंत, और पहले से ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। असल में दिल्ली में इसका ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है। राजधानी के लाल डोरा एरिया में केंद्र सरकार की स्वामित्व स्कीम के तहत सर्वे किया जा रहा है और इस स्कीम में 48 गांव शामिल हैं, जिनमें से 30 गांव का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और वहां पर स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड्स भी तैयार किए जा चुके हैं। यानी कि अगर बात करें लाल डोरा इलाके की तो वहां पर पहले ही सर्वे किया जा चुका है और इसी के साथ साथ स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड भी वहां पर तैयार बसंत किए जा चुके हैं। वाह! अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह कहना है कि गांव में इस प्रोजेक्ट के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और इसीलिए अब इस मॉडल को पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड में आखिर क्या होगा? अब बात स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड की जो हम कर रहे हैं, जो इसे पूरी व्यवस्था का सबसे अहम पार्ट बनाती है। इस कार्ड पर प्रॉपर्टी आईडी नंबर होगा, इश्यू डेट होगी, विलेज या फिर मोहल्ले का नाम आपका होगा, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, प्रॉपर्टी होल्डर का नाम, फादर, हस्बैंड का नाम होगा, टोटल एरिया, कवर्ड एरिया, ओपन एरिया, ओनरशिप किसकी है, शेयर क्या है, अब ऐसे में को ओनर कौन है, पूरी चेन जो है वो जानकारी होगी। यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़ी लगभग हर एक जरूरी जानकारी, उसकी प्रॉपर्टी की पूरी कुंडली होगी इसमें। क्यूआर कोड को लेकर अगर बात करें तो सोनाली, क्या क्यूआर कोड की अहमियत है? बिल्कुल, स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड पर एक क्यूआर कोड भी होगा। जैसे ही है आप इसे स्कैन करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी का जो पूरा का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी मैप हो गया, चारों तरफ की बाउंड्रीज हो गई, नियर बाई प्रॉपर्टीज हो गई, खसरा नंबर हो गया, फैमिली डिटेल्स हो गई, को ओनर्स की जानकारी और तहसीलदार के डिजिटल सिग्नेचर, ऑफिशियल सील और वैलिड पोजीशन सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
यानी कि आपको बार बार अलग अलग ऑफिसेस में जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करने की अब जरूरत नहीं होगी। काफी हद तक ये जरूरत कम हो जाएगी। लगातार अब तक तो पूरी मैराथन चलती थी कि भाई कहीं आपको अब अगर अपना मालिकाना हक दिखाना होता था कि हम ओनर हैं इस लैंड के, इस प्रॉपर्टी के, इस मकान के, इस घर ऑफिस के, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता था। आप सभी डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली पहले अपने पास इकट्ठा करते थे, देन उसके बाद आपको कोर्ट में या फिर कई जगह पर सबमिट करना होता था, जिसके आधार पर यह तय होता था कि हाँ उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपके पास है। लेकिन अब ये जो डेटा है वो सरकार के पास ऑटोमेटिकली होगा, यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है तो सरकार की नजरों में वो पूरी तरह से क्लियर होगा, क्योंकि डेटाबेस में हर एक प्रॉपर्टी की जानकारी जो है वो स्टोर की जाएगी कि आखिर प्रॉपर्टी को लेकर हक किसका है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में बहुत देर से आ रहा है सोनाली, क्योंकि जब हम किसी भी चीज की डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो वहां पर आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप उसको साइबर सिक्योरिटी से सेव करें, क्योंकि ये जो पूरा मामला है अभी फिलहाल जिस तरीके से प्रॉपर्टी आईडी जो है वो डिजिटल होगी, तो ये भी सरकार को करना होगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि इन चीजों को साइबर सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप डिजिटल करते हैं उस प्लेटफॉर्म पर आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम भी बन सकती है। प्रॉब्लमेटिक ये अगर हो जाता है इस चक्कर में तो बहुत दिक्कत भी हो सकती है। थोड़ा साइबर सिक्योरिटी का ध्यान सरकार को इसे लेकर रखना होगा। बिल्कुल बसंत, अब आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि आखिर इससे लोगों को क्या कुछ फायदा होने वाला है। देखिए, सरकार का कहना है कि इस सिस्टम से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होंगे, बाइंग सेलिंग आसान होगी, बैंक लोन जल्दी मिलेगा, इनहेरिटेज केसेस में आसानी होगी और साथ ही साथ बिल्डिंग प्लान अप्रूवल तेज होगा। यानी कि सरकार जो है इसको लेकर के पहले से ही सर्वे करा चुकी है एरिया में। अब सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि दिल्ली के हर एक एरिया में सर्वे किया जाए और हर एक प्रॉपर्टी की एक यूनिक आईडी दी जाए। बसंत, बिल्कुल जल्दी दी जाएगी प्रॉपर्टी की यूनिक आईडी। और तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप दिल्ली में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी चलाते हैं या फिर लंबे समय से पानी का बिल आपने जमा नहीं किया है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है लेकिन पानी का बिल नहीं दिया है, तो ये पानी का बिल आपके पसीने भी छुड़ाएगा। जी हाँ, ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जान लीजिए खबर। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड अब बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। 25 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा पानी का बिल बकाया रखने वाले 1025 कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स को अंतिम नोटिस जारी किया गया है और सरकार ने 15 अगस्त 2026 तक का अल्टीमेटम भी बसंत सरकार की तरफ से दिया गया है। अब सोनाली, मैं चाहता हूं कि ये आप बताएं कि अगर इस अंतिम नोटिस के बाद भी अगर बिल पे नहीं किया गया तो एक्शन क्या होगा? देख लीजिए, तो इन सारी चीजों पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बसंत बात कर लेते हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड अब सालों से लंबित वाटर बिल रिकवरी को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। बोर्ड ने ऐसे 1025 बड़े कमर्शियल कंज्यूमर्स की पहचान की है जिन पर 25 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा का वाटर बिल पेंडिंग है और इन सभी को फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर 15 अगस्त 2026 तक बकाया जमा का मौका नहीं, अगर 15 अगस्त तक अगर बात करें तो अगर बकाया जमा नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई होगी, उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। ये आखिरी मौका आपके पास, जो समय सीमा है वो 15 अगस्त तक की है। आसान भाषा तो यही है। सरकार का कहना ये है कि तय समय के बाद किसी तरीके की कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको थोड़ा ज़्यादा समय तक देखने को मिलेगी, उसके बाद तो मुझे लगता है कि हंटर ही चलेगा। अब ऐसे में 15 अगस्त तक का जो समय है वो दिया गया है सोनाली, और आपको क्या लगता है क्या असर होगा इसका पूरी दिल्ली पर? क्योंकि बिल तो है, आप पानी के बिल की बात करेंगे ना तो ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स आपको मिल जाएंगे जिनका पानी का जो बिल है वो जमा नहीं है। बिल्कुल बसंत, देखिए, अब दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने साफ कहा है कि अगर 15 अगस्त तक बकाया जमा नहीं हुआ तो दिल्ली जल बोर्ड को संबंधित प्रॉपर्टी को सील करने और जरूरत पड़ने पर अटैच करने का भी पूरा का पूरा कानूनी अधिकार। तो इससे अच्छा यही है कि समय से अगर पानी का बिल भर दिया जाए तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इस सीलिंग की कार्रवाई से तो कम बच जाएगी। यानी कि सिर्फ नोटिस देकर छोड़ने की बात नहीं कर रहा है दिल्ली जल बोर्ड अब,
सरकार पूरे तरीके से रिकवरी मोड में आ चुकी है। रिकवरी सरकार तो कर ही लेगी, लेकिन आपको अगर बचना इससे तो समय से अपना पानी का बिल जरूर भर दें। हर एक चीज से हट के बात करें। इसका मकसद वर्षों से अटकी हुई करोड़ों रुपए की वसूली को तेज करना है और जल बोर्ड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। और सरकार ने थोड़ी राहत भी दी है। सरकार ने बकायेदारों को राहत देने के लिए एक बड़ा मौका भी दिया कि लेट पेमेंट सरचार्ज वेवर स्कीम सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए थी, लेकिन अब इसे कमर्शियल कंज्यूमर पर भी लागू कर दिया गया। वो भी दायरे में आ चुके हैं। जो लोग अपना बकाया जमा आने वाले समय में करेंगे सोनाली, उनके लिए अब सरकार की तरफ से जो है थोड़ा सरचार्ज माफ भी किया जा सकता है, छूट भी मिलेगी। बिल्कुल, अब सरकार चाहती है कि लोग इस स्कीम का फायदा उठाकर अपना मूल बकाया जमा करें और पेनाल्टी के बोझ से भी वो बच सके। अब कितना फायदा मिलेगा उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। सरकार का लक्ष्य करीब 5,000 करोड़ रुपए का मूल बकाया वसूलना है। वहीं उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए करीब 11,000 करोड़ रुपए का लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया जा रहा है। फिलहाल जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं 15 अगस्त 2026 तक अपना बिल जमा करें, उन्हें सरचार्ज पर 70% तक की छूट मिलेगी। यानी कि जितनी जल्दी पेमेंट होगा उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। अब आखिरी मौका क्या कुछ दिया गया है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि ये स्कीम हमेशा के लिए नहीं है। 15 अगस्त 2026 इसकी आखिरी तारीख है और इसके बाद सरचार्ज वेवर्स भी खत्म हो जाएगी और रिकवरी प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और रिकवरी शुरू होते ही कई चीजें शुरू हो जाएंगी। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे सेल कर दिया जाए। तो चलिए, ये तो हमने आपको बताई। अगर बिजली का बिल पेंडिंग है तो प्लीज जल्दी भर दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि भाई दिक्कत हो जाए आपको। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं अब, क्योंकि दिल्ली में डीटीसी में और क्लस्टर बसों में महिलाओं को आदत है मुफ्त यात्रा की, क्योंकि सरकार की तरफ से दी भी जा रही है। महिलाओं के लिए आज से एक बहुत बड़ा बदलाव भी लागू होने जा रहा है 1 अगस्त से, यानी कि आज के बाद कल जब होगा 1 अगस्त से बिना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के मुफ्त यात्रा नहीं कर पाएंगे आप। अब दिल्ली सरकार ने पुराने पेपर आधारित पिंक टिकट सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सोनाली, पिंक कार्ड बनवाया आपने? नहीं बनाया? पहले आप ही बता दीजिए। फिलहाल तो नहीं बसंत। तो पैसे लेकर जाइएगा प्लीज, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा किराया लें और आप ये समझे कि भाई पिंक टिकट चल जाएगी, ऐसा होगा नहीं। तो अब केवल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड रखने वाली पात्र महिलाएं यात्री ही डीटीसी और क्लस्टर बसों में निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी। या कार्ड नहीं है तो पूरा किराया दीजिए। बिल्कुल बसंत, अब सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य मुफ्त यात्रा योजना को ज्यादा पारदर्शी बनाना, डिजिटल और जवाबदेह बनाना है। परिवहन विभाग ने पहले ही बस कंडक्टरों और प्रवर्तन कर्मियों को इस बदलाव की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि आप महिला हैं, दिल्ली में रहती हैं और आपके पास अभी भी पिंक कार्ड नहीं है तो आप बनवा सकती हैं। और अभी भी जो पिंक सहेली कार्ड है सोनाली, वो बनाए जा रहे हैं बड़े आसानी से। जो केंद्र है वो आप जा सकते हैं और वहाँ पर थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन होगा, अपनी आईडी वगैरह आपको देनी होंगी और उसके बाद आप जो है वो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हो। उसके बाद बस में मुफ्त यात्रा आप कर सकते हैं। अब सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की जो प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया, जिन महिलाओं ने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया वो निर्धारित केंद्रों पर जाएं, अपना कार्ड बनवाएं, सुविधा का लाभ उठाएं, किराया बचाएं और मुफ्त यात्रा की सेवा पाएं। बिल्कुल बसंत, तो अगर आप महिला हैं तो जल्द से जल्द आप जाइए केंद्र पर और केंद्र पर जाकर के आप सारी डिटेल्स दे सकते हैं और डिटेल्स देने के बाद आपका कार्ड जो है वो बनकर तैयार। अगर आप महिला हैं तो कार्ड लेकर जाएं, महिला नहीं है तो किराया लेकर जाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को कम करने और साथ ही क्लीन एनर्जी बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, बहुत बड़ा कदम उठाया है। एमसीडी अब जो है वो ओखला और तेखंड लैंडफिल साइट पर 2 बायो सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। इन प्लांट्स में हर दिन 800 टन गीले कचरे की प्रोसेसिंग होगी। बिल्कुल, जिससे बायोगैस और ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है वो तैयार किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे इंडियन ऑयल फंड करेगा। आखिर इस प्रोजेक्ट से दिल्ली को क्या कुछ फायदा होने वाला है? सबसे अहम तो यही है, फायदा क्या होगा, क्या है नया प्रोजेक्ट, बताते हैं पहले।
दिल्ली में बढ़ते हुए कूड़े और लैंडफिल की समस्या से निपटने के लिए एमसीडी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कदम तो और भी बड़े बड़े उठाए जा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता, महापौर प्रवेशवाही, एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवाड़ की मौजूदगी में इंडियन ऑयल और एमसीडी के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ और इस समझौते के तहत ओखला तेखंड लैंडफिल साल पर 2 आधुनिक बायो सीबीजी प्लांट लगाए जाएंगे। इन दोनों प्लांट की कुल प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी 800 टन प्रतिदिन। कहाँ लगेंगे प्लांट से आपको बताते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत तेखंड में करीब 10 एकड़ जमीन पर 500 टीपीडी यानी कि टन पर डे क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा। ओखला में 7 एकड़ जमीन पर 300 टीपीडी क्षमता का दूसरा प्लांट लगाया जाएगा। सोनाली, इन प्लांट्स में सोर्स लेवल पर अलग किए गए वेस्ट की वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग होगी और इसके बाद उसी कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार की जाएगी। अब दिल्ली को क्या फायदा होगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। इन प्लांट के शुरू होने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लैंडफिल साइट पर जाने वाले कचरे की मात्रा कम होगी। इससे कूड़े के पहाड़ों पर दबाव घटेगा और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही जो वेट वेस्ट है उससे क्लीन फ्यूल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी तैयार होगी, जिससे वेस्ट मैनेजमेंट को एक नई दिशा मिलेगी। यानी कि जो कचरा अभी कचरा है, फिर ये कचरा इसी तरीके का कचरा नहीं रहेगा, फिर ये यूज होगा। मतलब यही है ना, कहने का मतलब तो यही है। अब कितना कचरा निकलता है दिल्ली में, ये भी जान लीजिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में हर दिन करीब 13,500 टन सॉलिड वेस्ट निकलता है और फिलहाल सिर्फ 7,500 टन कचरे का ही जो प्रोसेसिंग का जो काम है वो हो पाता है। यानी कि हर दिन बड़ी मात्रा में कचरा लैंडफिल साइट पर पहुंच जाता है और वो रूप ले लेता है कूड़े के पहाड़ का। जब आप आते हैं नेशनल हाईवे 44 से, जो दर्शन सबसे पहले होते हैं आपको, जो पहाड़ी इलाके का अनुभव देते हैं, लेकिन वो सो कोल्ड पहाड़ जो है वो कूड़े का पहाड़ है। ऐसे में नए बायो सीबीजी प्लांट्स अगर आ जाएंगे तो इस गैप को कम करने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को ये बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर प्रोसेसिंग अच्छे से हो रही है तो लैंडफिल साइट पर कूड़ा जाएगा ही क्यों। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नहीं सुना? बिल्कुल बसंत, अब 1 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा होगा। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत वाला ये पूरा प्रोजेक्ट 1 साल में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्च इंडियन ऑयल उठाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पहले गोबर से ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए NDDB के साथ भी MOU साइन किया गया था और अब बायो सीबीजी प्लांट उसी दिशा में अगला बड़ा कदम है। बहुत बड़ा कदम, बिल्कुल। और एमसीडी का कहना है कि ओखला और तेखंड में बनने वाले प्लांट वेस्ट टू वेल्थ मिशन को एक नई गति मिलेगी। इससे लैंडफिल पर दबाव कम होगा, क्लीन फ्यूल तैयार होगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनेगा, वेट वेस्ट सोर्स लेवल पर भी अलग करने में प्रोत्साहन मिलेगा। सोनाली, अब आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जितना कूड़ा दिल्ली में निकलता है वो प्रोसेस होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा कूड़ा है जो प्रोसेस नहीं हो पाता, वो सीधे जाता है लैंडफिल पर। लेकिन अब क्या बदलने वाला है आसान भाषा में? बिल्कुल बसंत, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी और साथ ही साथ प्रदूषण को लेकर के भी ऐसा कहा जा रहा है कि काम किया जाएगा। तो जब चीज़ें जो वेस्ट हैं और उनसे कुछ उनका इस्तेमाल किया जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सरकार इसी तरफ काम कर रही है। बिल्कुल। तो चलिए, अब एमसीडी वैज्ञानिक और जो दूसरे लोग हैं जो इस मामले को लेकर विशेषज्ञ हैं, वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि इससे वही फायदा होगा जो सोनाली ने बताया है कि भाई पर्यावरण अच्छा होगा, जो वेस्ट है वो बचेगा नहीं, वो लैंडफिल साइट पर जाने के बजाय वो प्रोसेस होगा और उसे यूज कर लिया जाएगा अच्छे काम में। तो बात अब कर लेते हैं, सोनाली बताएंगे मौसम की अपडेट। बिल्कुल बसंत, तो मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है ये जरा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले दिनों से अगर बात करें तो मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो सुबह और शाम बादल राहत दे रहे हैं, बारिश की उम्मीद तो होती है, लेकिन दोपहर होते होते सूरज फिर अपना तेवर भी दिखा देता है। हालांकि तापमान में हाँ, और अच्छी खबर तो ये है कि अब IMD के मुताबिक अगले 7 दिनों की अगर बात करूं तो जो तापमान है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब रिमझिम बारिश हो सकता है कि बूंदाबांदी देखने को मिले, लेकिन मॉनसून एक बार मुझे लगता है कि फिर से मॉनसून लापता के जो पोस्टर्स है वो न देखने को मिले। सोशल मीडिया पर तो मीम भी देखने को मिलता है कि मौसम जो मॉनसून है वो लापता हो चुका है, एक बार फिर से ओझल हो चुका है मॉनसून।
तो अगर आज की बात करें तो आज दिल्ली एनसीआर में दिन भर बादल छाए बिल्कुल, रहेंगे, बिल्कुल। हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी भी देखने को मिल बहुत सकती हल्की है। बारिश होगी और हुई तो बसंत, आगे की जो अपडेट है आप दे दीजिए। प्लीज। और क्योंकि अब हवा में तो नमी है, लेकिन हवा में ठंडक भी है सोनाली। बिल्कुल। उमस भले ही लोगों को परेशान करे, लेकिन अभी थोड़ी ठंडक जो है वो हवा में। बिल्कुल बसंत, मुझे लग रहा है कि आप बारिश को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और चाय पकौड़ों का प्लान आपने पहले से ही बना रखा है कि घर जाएंगे और अगर बारिश हुई तो चाय पकौड़ा आराम से उसको एंजॉय करेंगे बना के। नहीं सोनाली, क्योंकि वो बनाना मुझे पड़ेगा, इसीलिए मैं मन को समझा लेता हूँ कि अगर वो हम खाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो अनहेल्दी खाना है, तो भाई यही कह के काम चलाना पड़ता है। लेकिन खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन है ना। लेकिन अभी बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली नहीं है, तो अभी वो मौसम आप 2 से 3 दिन तो बिल्कुल भी देखने को मिलेगा नहीं कि भाई आप चाय पकौड़े खा सके या फिर इस कदर बारिश हो रही हो। तो मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के आसपास थोड़ी बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान भी थोड़ा बढ़ेगा, 2 से 3 डिग्री 27 सेल्सियस तक जाएगा। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक राजधानी में कहीं कहीं हल्की बुल्की जो बूंदाबांदी है वो हो सकती है, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे, मौसम जो है वो सुहाना बना रहेगा। बिल्कुल, अब ना ही झमाझम बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश को लेकर के तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो पिछले 2 दिनों से बारिश तो ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन तापमान में गिरावट जरूर दर्ज किया गया है, जिससे मौसम जो है वो लगातार सुहाना बना हुआ है। लेकिन बिल्कुल सोनाली, और मुझे लगता है कि मानसून आने वाला है और मानसून आ तो चुका ही है, पूरे देश को तो कवर कर चुका है, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से थोड़ी एक्टिविटीज मानसून की स्लो डाउन हो रही हैं, आने वाले समय में एक बार फिर से मानसून जो है वो प्रोएक्टिव होते हुए नजर आएगा। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में। बात अगर पेट्रोल डीजल की करें तो दिल्ली में जो पेट्रोल के दाम है वो है 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। जो डीजल की कीमतें हैं 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर, और सीएनजी की जो कीमतें हैं 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम। वहीं अगर नोएडा की बात करें बसंत, तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 95.56 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 91.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.97 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो ये है लगभग 95.44 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 88.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के क्या कुछ दाम है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। तो अब पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम तो हमने बता दिए हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के जो दाम है पिछले दिनों से तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। जो सोने के दाम है 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आपको मिलेगा 1,47,345 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। वहीं अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,34,900 प्रति किलो के हिसाब से। तो चांदी और सोने के क्या कुछ दाम है ये हम आपको बता रहे हैं। हालांकि गोल्ड की अगर बात करें तो कल के मुकाबले गोल्ड में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं अगर चांदी की बात करें तो उसमें थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है बसंत। बिल्कुल, और अभी से 2 दिन पहले सोनाली ने अब 20 ग्राम सोना खरीदा है, तो सोनाली को अब थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है सोने में, और सस्ते में काम निपटा लिया। लेकिन अभी फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस मिलेंगे।